साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष महिमा राकेश फलित ज्योतिष पाठ 168 में आप सभी का स्वागत है। चिकित्सा ज्योतिष की बात चल रही है और आज बात होगी काल पुरुष की कुंडली और अंग। अब आज भाव की भी बात हो जाएगी कि भाव से हम किस अंगों को देखते हैं। बात रोगों की चल रही थी कि रोगों का हम कैसे करेंगे कि किस व्यक्ति को कौन सा रोग होगा, कितना होगा, कितनी तीव्रता होगी, कैसे उसे हम पहचानेंगे। पूर्व के पाठ आपने देखे, पूर्व के पाठ में आपको क्या क्या चीज दिखाई दिया। पूर्व के पाठ में आपको देखा कि आपने देखा तत्वों से, कि तत्वों से मिलके हम बने हैं, हम और उन्हीं तत्वों से मिलके हमारा शरीर बना है और इस शरीर में उन्हीं तत्वों की कमी से या अधिकता से हमें कोई ना कोई रोग होता है। तो उन तत्वों को बैलेंस करने की बात थी। फिर आपने क्या देखा, उसके बाद अगली चीज आपने जाना, उसमें जाना क्या, आपने जाना कि गुण जो होते हैं, तो गुण कौन कौन से होते हैं। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, तत्वों को तो अग्नि, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, जल तत्व को आपने जान ही लिया था। गुणों की बात करते तो सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, तो तीन ही गुण होते हैं, जिससे गुणों से जो है सत्व गुण और रजोगुण और तमोगुण की जो अधिकता के कारण या किसके बैलेंस जब बिगड़ता है तो उस बैलेंस से भी हमको रोग कोई ना कोई उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार फिर हमने ये जाना था, दोषों को जाना था कि तीन तरह के दोष होते हैं, कफ पित्त वायु, और कफ पित्त वायु के संतुलन के बिगड़ने से हमारे शरीर में। तो ये हमको मालूम हो गया कि पांच चीजें जो हैं, पांच तत्व, तीन त्रिदोष और तीन गुण, इनका यदि बैलेंस आपस में सामंजस्य बना रहे और इनके बैलेंस में कोई विकार न हो तो उसमें क्या होगा, उसमें हमें जो है आज के पाठ में समझाने का कुछ नहीं है, लेकिन ये जानने की जरूरत जरूर है कि अब हमने क्या क्या जान लिया। हमने तत्वों को जान लिया, त्रिदोषों को जान लिया, गुणों को जान लिया। उसके बाद अंगों पे, नक्षत्रों को भी आपको उसमें चर्चा किया हमने, नक्षत्रों से भी अंगों को आपको हमने लिख के बता दिया। अब आज हम इसी पे चर्चा कर देते हैं कि आगे जो है कालपुरुष की कुंडली क्या होती है। सर्वप्रथम तो आप ये समझें कि कालपुरुष की कुंडली क्या होती है। कालपुरुष की कुंडली, जो कुंडली आपकी जो कुंडली होती है, उस कुंडली को अगर हम मेष राशि से बना दें, यानी एक से लिखना शुरू कर दे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कौन कौन सी, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये राशियों में हम इसको रख दें तो वही मेष लग्न, यानी पहली कुंडली, पहले राशि की जो लग्न कुंडली बनती है वही कुंडली हमारी क्या होती है, कालपुरुष की कुंडली मानी गई है। माना गया है कि किसी भी चीज की अगर एक कालपुरुष, कालपुरुष कौन है, कालपुरुष हमको शिव के रूप में माना जाता है कि शंकर की कुंडली जो है, शंकर का जो रूप इसको मान लिया गया, तो उस पर किस अंगों से हम किस चीज का विचार करेंगे। हमारे शरीर का भी यही, जब शंकर है, शंकर से ही उत्पत्ति, शिव से ही उत्पत्ति जो है सभी की, हम लोग उत्पत्ति है, तो उत्पत्ति है तो हम भी मानव शरीर में निर्मित है, तो मानव शरीर का भी एक शरीर का अंग निर्धारित होगा, तो अंग अब किस भाग से क्या देखा जाता है, तो प्रथम भाव। अब यहाँ भाव भी इसको समझ सकते हैं, यही भाव में भी होता है, तो भाव प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश, तो इन भावों की बात आती है। तो 12 भाव हुए और यही पहली प्रथम राशि के लग्न की कुंडली जो होगी वही 12 भाव हुए, वही 12 भाव कुंडली। उनसे कौन से हम देखेंगे अंगों को, उन अंगों को समझते हैं। रोग की बात अभी नहीं हो, तो पहले अंग समझे, क्योंकि रोग होगा तो रोग किसी न किसी अंग को प्रभावित करेगा, और जिस अंग को प्रभावित करेगा तो अंग को हम कुंडली से ही देखेंगे। कुंडली में ही हमारे ग्रह बैठे होंगे, तो जब ग्रह होंगे और कुंडली में ही कोई ना कोई राशि होगी, तो राशि भी किसी न किसी तत्व की होगी, किसी न किसी गुण की होगी और किसी न किसी दोष को देने वाली होगी। इन सब चीजों को मिला के हम जब देखते हैं तो हमको ये पता लगता है कि हमारे किस अंग पे कौन सा रोग होगा और कितनी तीव्रता का होगा। अब अंगों की बात यहाँ आप समझते हैं, विषय को लंबा खींचने की आवश्यकता नहीं है, कि हम पहले भाव से या कालपुरुष के राशि के प्रथम भाव से कुंडली से क्या देखेंगे, रूप, रंग और शरीर। व्यक्ति के रूप, रंग और शरीर को देखते हैं और मस्तक और दिमाग को भी देखते हैं। तो रूप, रंग, शरीर हमने देखा और मस्तक से दिमाग को भी देख लिया। दूसरे भाव से हम क्या देखते हैं, दाहिनी आंख, गला और दांत की बात होती है। दूसरे भाव से क्या होगी, दूसरा कालपुरुष कुंडली का दूसरा भाव भी हुआ और कुंडली का भी दूसरा भाव हुआ।
इससे हम क्या कर देखते हैं कि दाहिनी आंख, हमारी दाहिनी आंख, क्योंकि हम जब ऐसे खड़े हुए तो कुंडली के दाहिनी तरफ हमारी दाहिनी आंख होगी और दांत हमारे देखे जाएंगे और गला देखा जाएगा, गले का हिस्सा जो है हम इससे देखते हैं। तीसरा भाव जो होता है, तीसरा भाव हमारा कंधे। अब इसके नीचे हम आते हैं तो हमारे कंधे की बात होती है, तो दायां कान, हाथ और कंधे, दायां कान, हाथ और कंधे की बात हम तीसरे भाव से करते हैं। और चतुर्थ भाव से हम हृदय और छाती की बात, जब कंधे की बात हो गई तो फिर छाती बचता है, तो छाती का जो है हृदय और छाती की बात यहां से करते हैं। पांचवा भाव, फिर अब हम पेट पे आ जाते हैं, तो पाचन क्रिया, पेट, फेफड़े और पीठ का भाग, पीठ का भाग, पाचन क्रिया, फेफड़े आदि को देखते हैं। छठे भाव से हम क्या क्या देखेंगे, छठे भाव से अतड़ी, नाभि, पांव और गुर्दे को देखते हैं। अतड़ी, नाभि और पांव के गुर्दे को हम छठे भाव से देखेंगे। सातवां भाव हमारा जो होता है, सातवां भाव कालपुरुष कुंडली का सातवां भाव, कुंडली का सातवां भाव, इससे गर्भाशय, कमर और मूत्राशय को, गर्भाशय, मूत्राशय को। आठवें भाव से जांघें, गुप्तांग और पैर को, आठवें गुप्तांग और पैर को देखा जाएगा। नौवें भाव से पेट और पीठ को देखा जाता है। पेट, पीठ आपके पांचवें से भी देखा जाता है और आगे से भी पेट आ जाता है, तो पेट के अंदर के आर्गन्स को लेते हुए पीठ तक की इस बात होती है, तो पांचवें से भी होती है और नौवें से होती है। जब शरीर का पिछला हिस्सा गया तो नौवां भाव हुआ, तो पेट और पीठ की स्थिति नौवें भाव से भी देखी जाएगी। दसवें भाव से हमारे जो है क्या देखा जाएगा, दसवां भाव घुटना, जोड़, हृदय और छाती की, छाती की, हृदय, छाती की बात यहां से भी हो रही है, पीछे की बात आ रही, तो पीछे से भी रोग अगर छाती की तरफ बढ़ता है, उसकी तरफ बढ़ता है, तो इसे भी हम दसवें भाव को भी, तो चौथे भाव और दसवें भाव से हम हृदय, छाती को, घुटने और घुटनों की भी बात यहां से होती है। जब घुटने में, जोड़ों में दर्द होना, ये होना, हृदय की रोग की बात आना, ये सब हम चौथे और दसवें भाव से देखेंगे। 11वें भाव से जब यहां से हम दाहिना देख रहे थे, तो यहां से बायां गला देखते हैं, बायां कान देखते हैं और हाथ की बात होती है। बायां कना, यहां कंधे की बात होती है और हाथ की बात 11वें भाव से होती है। बायां गला, बायां गला, बायां कान, बायां कान, ये कर दीजिए, बायां कान हो जाएगा और गला, गले की बात और हाथ की बात होगी। बायां कान, गला और हाथ की बात होगी। अब 12वें भाव से हम यहां से बाईं आंख को देखते हैं, दाहिनी आंख को देख रहे हैं, यहां से बाईं आंख को 12वें भाव से देखेंगे और पैर को देखेंगे। यहां से दांत को देख रहे थे, यहां पे पैर को देखेंगे। तो ये तो आपने भावों में समझा। अब भाव में समझा तो ये आप सीधे सीधे जान लीजिए कि जब ये चीज याद होनी चाहिए आपको, कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि संघ पे, क्योंकि वहीं पे कोई ना कोई राशि आएगी, वहीं पे कोई ना कोई ग्रह आएगा, तो राशियों का, ग्रहों का, फिर वो राशि और ग्रह से आपको ये जानकारी हो जाएगी कि ये कौन से तत्व की है, कौन से गुण की है, कौन से दोष की है। तो जब उससे जानकारी होगी तो सबको जोड़ के जब आप देखेंगे तो कौन सा रोग उस व्यक्ति को हो सकता है, ये आप ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे। अब उसके बाद आपने ये तो जान लिया भाव से, और उससे जान लिया कालपुरुष की कुंडली को समझ लिया। अब उसके बाद आगे की बात आते हैं, अब हम राशियों की बात आते हैं, क्योंकि राशियों का भी मेन महत्व होता है, क्योंकि राशियां इसमें क्या करेंगी, गत करेंगी। राशियां जो है चलायमान होती हैं और राशियां चलती रहती हैं। कभी राशि, यदि मेष राशि यहां है तो कभी यहां भी हो सकती है, कभी यहां हो सकती है, कभी यहां। इन 12 भावों में राशियां जो है गति करती रहती हैं अपने समयानुसार। अब तो क्या देखेंगे, मेष से हम सिर और मस्तिष्क को, पहली राशि हमारी जो होती है, पहली राशि मेष राशि होती है। मेष राशि मंगल की राशि है, ये आप जानते हैं। और पहली राशि से हम सिर और मस्तिष्क को देखते हैं। तो सिर और मस्तिष्क से संबंधित कोई बात होगी तो मेष राशि का ख्याल करना आवश्यक होगा। दूसरी राशि वृष राशि होती है। वृष राशि से मुख, कंठ और टांसिल, टांसिल गले में, टांसिल जो होता है गले के अंदर जो है टांसिल का भाव होता है। तो मुख, कंठ और टांसिल, कंठ की बात हुई और टांसिल गले में, यहाँ पे एक लटका रहता है गले में, थोड़ा सा लटका हो तो उसे कहते हैं, आपको टांसिल कहते हैं। तीसरी राशि मिथुन राशि होती है, इससे गला, तीसरी देखिए होती है राशि, तीसरी राशि कौन सी है, मिथुन राशि। मिथुन राशि बुध की राशि होती है, इससे गला, बाहें, फेफड़े, श्वास संबंधी सारी चीजों को देखेंगे तीसरी राशि से। चौथी राशि से हम क्या देखेंगे, चौथी राशि कर्क राशि है। चौथा भाव भी देखिए होती है, लगभग उससे मिलती जुलती होती है ये। चौथी राशि कर्क है। हृदय और दिल, कहीं कहीं कुछ अंतर भी हो सकता है, तो उस अंतर को आपको समझने की जरूरत होगी। अब पांचवी राशि आपकी सिंह राशि आती है। सिंह राशि सूर्य की राशि है और सूर्य की राशि है। अब कालपुरुष कुंडली में देखिए,
सिंह राशि है कि कालपुरुष कुंडली में सिंह का स्थान कौन सा होता है, 5वां स्थान होगा, क्योंकि राशियां जब पहली राशि से ही ये ले लिया जाता है तो कालपुरुष कुंडली में राशि का स्थान भी यही होता है। अभी हम उसको समझा देते हैं कि 5वीं राशि सिंह है, सिंह पेट और पाचन शक्ति की बात करते हैं सिंह से। 6ठी राशि हमारी कन्या राशि है, कन्या राशि का स्वामी बुध है, और बुध की बात करते हैं तो यहां से कमर, आते, पेट के भीतर का निचला हिस्सा, यानी पेट के भीतर का निचला हिस्सा, तो पेट के निचला हिस्सा कौन सा होता है, नाभि से लेके आपके गुप्तांग तक, ये जो है 4 अंगुल 5 अंगुल का स्थान जो होता है नाभि के नीचे, वो जो है निचला हिस्सा कहा जाता है। तुला जो है 7वीं राशि होती है, 7वीं राशि तुला होती है। ये इसके स्वामी कौन होते हैं, तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। अब शुक्र है तो इससे पेड़ू, जननेंद्रिया और गुर्दों की, उसी क्रम में हम चल रहे हैं, नीचे बढ़ते जा रहे हैं, पेड़ू, जननेंद्रिया और गुर्दों की बात होती है। 8वीं राशि वृश्चिक है, वृश्चिक भी मंगल की राशि है, तो मंगल की राशि है, इससे गुदा और जननेंद्रिया, गुप्तेंद्रिया, जननेंद्रिया, ये जो है इससे जो है मूत्रेंद्रिया, मूत्र से संबंधित जो भी रोग होंगे वो जो है वृश्चिक राशि जो है प्रदान करेगी। गुदा से संबंधित रोग जो होगा वो वृश्चिक राशि प्रदान करेगी। जननेंद्रियों से संबंधित जो भी रोग होंगे वो हमेशा जो है वृश्चिक राशि को देखना आवश्यक हो जाएगा कि उसकी स्थिति क्या है। वो स्थिति अच्छी होगी तो ठीक है, नहीं अच्छी है तो उसी से कोई ना कोई राशि, तो राशि से 9वीं राशि धनु राशि है। धनु राशि से हम जांघें, कूल्हे, स्नायु मंडल और रक्तवाहक नसें, तो नसों की बात भी हो जाती है, जांघों की बात हो जाती है, कूल्हे की बात हमारे होती है। और 10वीं राशि मकर राशि, मकर शनि की राशि है, और शनि की राशि है तो घुटने तथा जोड़ों और हड्डियों की बात होगी, इससे मकर राशि शनि की है। और कुंभ राशि जो है हमारी, ये भी शनि की राशि है, और इसके पिंडलियां, रक्त तथा रक्त प्रवाह, इससे कुंभ राशि से देखेंगे। और मीन राशि, अंतिम राशि मीन राशि जो है ये गुरु की राशि होती है, इससे पैर तथा शरीर के कफो उत्पाद जो है, कफ से संबंधित जो भी रोग देने वाले हैं वो मीन से हो गए। अब आप ये देखिए राशियां जो होती हैं, राशियां इन्हीं में होती हैं। तो जो काल पुरुष की कुंडली होती है, तो काल पुरुष की कुंडली में राशियों का निर्धारण जो होता है, हमेशा ये देखिए कि प्रथम राशि यहां आ जाएगी। जब एक से ही हम बनाते हैं तो प्रथम राशि मेष आ जाएगी, तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये राशि कालपुरुष कुंडली की राशि होती हैं। तो कालपुरुष राशि, तो उनके स्वामी हमेशा जो है, स्वामी कहाँ के होंगे कि प्रथम राशि के स्वामी मंगल होगा, द्वितीय राशि के स्वामी जो है शुक्र होगा। कालपुरुष कुंडली में हमेशा द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र होगा, प्रथम भाव का स्वामी जो है मंगल होगा, तृतीय भाव का स्वामी बुध होगा, चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा होगा, 5वें भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी सूर्य होगा, 6ठे भाव का स्वामी बुध होगा, 7वें भाव का स्वामी शुक्र होगा, 8वें भाव का स्वामी जो है मंगल होगा, 9वें भाव का स्वामी कौन होगा, 9वें भाव का स्वामी गुरु होगा, 10वें भाव का स्वामी शनि होगा, 11वें भाव का स्वामी शनि होगा और 12वें भाव का स्वामी शनि होगा। काल को ये हमेशा रहेगा, कालपुरुष कुंडली में ये नहीं बदलेगा। राशियां जब आपकी कुंडली बनेगी तो आपकी कुंडली में राशियां बदल जाएंगी, कहीं मेष यहां आ जाएगा, कहीं यहां आ जाएगा, कहीं यहां आ जाएगा, कहीं यहां। तो ये सब चीजें जब हम सबको जोड़ के जब चलने की बात करेंगे, तो जोड़ के जब हम किसी रोगों को लेंगे, किसी व्यक्ति की कुंडली लेंगे और उस कुंडली में से जब हम इन सारे चीजों को जोड़ने का प्रयास करेंगे और जोड़ के हम ये देखना चाहेंगे कि कैसे रोग हो रहा है, कैसे दुर्घटना हो रही है, तो कैसे दुर्घटना हो रही है, तो उन दुर्घटनाओं को जानेंगे। अब उसके बाद इतनी चीजें तो ये है, और 2 चीजें आपको और भी हमने बताया था। एक तो हमने आपको बताया था कि सूर्य जो है आत्मा का कारक है और सूर्य अरोगता को देने वाला है। जब भी देखा जाएगा 2 चीजें जरूर देखी जाएंगी कि सूर्य जो है अरोगता का कारक है, सूर्य अनुशासन है, सूर्य अहंकार है, सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य हमारे पिता है। तो ये सब चीजें आप पूर्व के पाठों में पढ़ चुके हैं। अब सूर्य का महत्वपूर्ण होना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि सूर्य हमको आरोग्य देता है। सूर्य अगर न निकले, ब्रह्मांड में सूर्य का अस्त हो जाए, बहुत दिन तो सूर्य न निकले, तो उस समय रोग पनपने लगते हैं, रोगों की संख्या बढ़ने लगती है। और सूर्य के निकलने से बहुत से रोग जो है, चाहे वो जीवों पे हो, चाहे जड़ पे हो, वृक्षों पे हो, वो अपने आप स्वतः समाप्त होने लगते हैं सूर्य की रोशनी से। और सूर्य ही हमें तेज देता है, सूर्य के ही रोशनी से ही हमें तेज मिलती है। विटामिन डी की बात की जाती है तो विटामिन डी हमेशा आपको देखिए सूर्य की रोशनी से प्राप्त करने की बात कही जाती है।
सूर्य की रोशनी से विटामिन डी प्राप्त होती है। तो सूर्य का महत्व है। फिर दूसरा महत्व जो है ग्रह का क्या आता है, चंद्रमा का महत्व बहुत ज्यादा होता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक, आत्मा का कारक, हमारे शरीर का कारक। यदि आत्मा का कारक हमारी शरीर स्वस्थ नहीं हुई, शरीर ठीक नहीं है, शरीर विकलांग है, शरीर किसी तरीके से वो है, तो वो दिक्कत करेगा। तो सूर्य से का ठीक होना अच्छा जरूरी है, क्योंकि सूर्य ठीक होगा तो निश्चित तौर पे हमारा शरीर भी ठीक होगा। फिर चंद्रमा की बात आती है, चंद्रमा हमारे मन की बात आती है। मन से, क्योंकि कहा गया है मन के जीते जीत, मन के हारे हार। तो जब भी हम मन से मजबूत हैं तो चंद्रमा का मजबूत होना भी बहुत आवश्यक होता है कि चंद्रमा अगर मजबूत होगा तो मन से हम मजबूत होंगे, और मन से मजबूत होंगे तो हम किसी चीज से हारेंगे नहीं। गंभीर से गंभीर रोग आ जाएगा तो उसे भी जो है मन से, अपने मन की मजबूती के कारण हम उसको रिकवर करने में काफी मजबूती से, अपने चंद्रमा मजबूत होने से हमको रिकवरी ज्यादा जल्दी मिलेगी। और चंद्रमा कमजोर हो गया, चंद्रमा कमजोर होगा, मन से कमजोर होंगे तो जरा सा कुछ हुआ तो हम घबरा जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे कि अब तो कुछ ठीक है, नहीं हो सकते हैं, तो दवा भी नहीं। क्योंकि डॉक्टर भी यही कहता है कि आप जाइए, खुश होकर रहिए, कुछ नहीं हुआ है, आप ठीक हो जाएंगे। तो क्यों ऐसा कहता है जबकि रोग है आपको? वो इसीलिए ऐसा कहता है कि आप मन से सोचिए कि नहीं मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो जब मन आपका मजबूत होगा तो वो हो जाएगा। और दो चीजें ध्यान रखिएगा कि जब भी आरोग्यता की बात आएगी तो सूर्य से ही आएगी, और रोग की बात देखी जाएगी तो शनि से ही देखी जाएगी। दुख के कारक शनि, शनि को दुख का कारक कहा गया है। शनि दुख के कारक है। जब भी दुख हमको आता है तो रोग भी आता है तो हमको किसी न किसी प्रकार का दुख ही होता है। उस दुख होता है तो उसके भी कारक जो है कौन है? शनि है। तो जहां रोग की बात, जहां रोग के खत्म होने की बात होगी वहां सूर्य की बात होगी, और जहां रोग के बढ़ने की बात होगी वहां हमको शनि को भी देखना होगा। तो ये सूर्य, चंद्रमा और शनि, इन सब चीजों के साथ इनको भी, विषय ऐसा है कि आप सोच रहे होंगे कि इस विषय में तो ऐसा है कि इतनी चीजें देखनी है, लेकिन आप अगर इसे थोड़ा सा ध्यान दें तो हर चीजों को जब हम कुंडली से बताएंगे, समझाएंगे, तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि सब चीजों को हम जोड़ते जाते हैं तो कितने आसानी से हमको रोग का पता लग जाता है कि कौन सा रोग होगा। तो आज इतना ही। आज के बाद अगले पाठ में आपको इसी में और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।